आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का एक टॉपिक यूक्लिडियन डोमेन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एवं डिफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूक्लिडियन डोमेन किसको बोलते हैं। तो अगर आर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो इस आर को हम लोग यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन रिंग बोलते हैं। अगर ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है आर का और डी ए जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है जो एसोसिएटेड है ए के साथ में, यानी ए का पॉजिटिव पार्ट है। आप समझिए आप इसको कि यानी डी ए उसको डिनोट कर हम लोग डी ए से। डी ए मतलब हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर जो कि ए से एसोसिएटेड है। तो अगर डी ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ए से एसोसिएटेड है, इस तरह से है कि डी ए इज लेस देन इक्वल टू डी ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे ए बी नॉन जीरो एलिमेंट है आर का। और अगर ए बी आर का कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट है तो ए बराबर होगा टी बी प्लस आर, जहाँ पे आर का वैल्यू या तो जीरो होगा या तो आर का पॉजिटिव पार्ट छोटा होगा बी के पॉजिटिव पार्ट से। ये जो सेकेंड थ्योरम है, सेकेंड लॉ है, इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। यानी जब आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे टी एक तरह से कोसेंट है, आर रिमाइंडर है, और रिमाइंडर जो होता है वो बी से छोटा होगा या तो जीरो होगा। तो वही लिखा हुआ रिमाइंडर जो आर है वो भी तो बी से छोटा होगा या जीरो होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन डोमेन। मतलब लेट आर इज इंटीग्रल डोमेन, इफ आर इज एनी इंटीग्रल डोमेन देन आर इज कॉल्ड यूक्लिडियन डोमेन और यूक्लिडियन रिंग if for each non-zero element A belongs to R, there is associated a non-negative integer dA such that dA is less than equal to dAB for all AB belongs to R where A and B not equal to 0. And second one is डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम ऑलरेडी नंबर थ्योरी में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, इसलिए ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डी को हम लोग यूक्लिडियन वैल्यूएशन बोला जाता है। डी कहलाता है हमारा यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन आर। और इस फर्स्ट में हमने लिखा था कि डी इज लेस देन इक्वल टू डी ए बी, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि डी बी इज लेस देन इक्वल टू डी ए बी, या दोनों लिख सकते थे, एक ही बात है। तो वही यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि वी कैन आल्सो राइट डी बी लेस देन इक्वल टू डी ए बी। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन। रिंग ऑफ इंटीजर यूक्लिडियन डोमेन होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं जेड जो है वो रिंग ऑफ इंटीजर्स है, तो हमको प्रूव करना है कि जेड एक यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन रिंग होगा। तो हमने माना कि ए कोई एलिमेंट है जेड का, तो ए का जो पॉजिटिव पार्ट है जो ए से एसोसिएटेड है, यानी पॉजिटिव इंटीजर जो ए से एसोसिएटेड है, जिसको हम डिनोट करते हैं डी ए से, तो हमने मान लिया डी ए बराबर मॉड ऑफ ए। मालूम है मॉड ऑफ ए पॉजिटिव होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी जेड का दो एलिमेंट हमने लिया, जहाँ पे ए बी दोनों क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो हमको मॉडुलस का प्रॉपर्टी से मालूम है कि मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी होगा। सिंपल सा चीज़ है कि ए का जो पॉजिटिव पार्ट यानी मॉडुलस लेते हैं तो उसको कोई दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ए को, तो उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो हमेशा बड़ा होगा ए से या बराबर होगा। बराबर तभी होगा जब बी का वैल्यू 1 रहे, अदरवाइज ये ए बी हमेशा बड़ा होगा। तो वही हमने लिखा कि वी नो दैट मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए बी। मोड ऑफ ए का मतलब मोड ऑफ ए बराबर हो गया डी ए, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए बी का मतलब हो जाएगा डी ए बी। तो डी ए इज लेस देन इक्वल टू डी ए बी, ये हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो विच सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग। फिर से हम लोग बढ़ते हैं कि ए बी अगर जेड का कोई दो एलिमेंट है, मान लीजिए नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लेकिन कंसिडर कीजिए नॉन जीरो एलिमेंट ही है। तो ऑब्वियस है कि जब हम ए को डिवाइड करेंगे बी से तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो ए बराबर क्या हो गया, टी बी प्लस आर, जहाँ पे रिमाइंडर जो होता है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। मतलब आर का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो बी के पॉजिटिव पार्ट से छोटा होगा। वी सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग। और दोनों कंडीशन को कंबाइन करते हैं, तो दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो हम मेंशन कर सकते हैं कि रिंग ऑफ इंटीजर जो है वो क्या है, एक यूक्लिडियन रिंग है। दैट्स ऑल। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन। एवरी फील्ड जो है एक यूक्लिडियन डोमेन है। तो हमने मान लिया कि एफ प्लस डॉट कोई फील्ड है। अब हमको प्रूव करना है कि एक यूक्लिडियन डोमेन होगा। फील्ड का डिफिनेशन आप सबको मालूम है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है और नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड जो होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है।
तो हमको प्रूव करना है कि एफ एक यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन रिंग होगा। तो मान लिया हमने ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है एफ का, और हम मान लेते हैं कि ए का जो पॉजिटिव पार्ट है 1 है। यूनिटी एलिमेंट तो होता ही होता है, ए का पॉजिटिव पार्ट तो कम से कम 1 होगा ही होगा। तो ए भी कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट, आर्बिट्री नॉन जीरो एलिमेंट लिया हमने ऐप का, तो इसका मतलब है कि जो भी ए का नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं उसका पॉजिटिव पार्ट हमने 1 माना है, तो इसका मतलब ए का भी पॉजिटिव पार्ट 1 होगा, बी का भी पॉजिटिव पार्ट 1 होगा। चूंकि ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 है, और इसका मतलब ए इंटू बी भी 0 नहीं होगा। ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, इसका मतलब ए इंटू बी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन का प्रॉपर्टी से। और दूसरा चीज़ हमको ये भी मालूम है कि ए और बी दोनों एफ का एलिमेंट है, तो ए इंटू बी भी एफ का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हमको मिला कि ए बी जो है एफ का एक नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी ए बी जो है एफ का नॉन जीरो एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि अगर ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है एफ का, तो ए का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे तो ए बी जो है नॉन जीरो एलिमेंट है एफ का, तो डी ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डी ए बराबर भी 1 है, डी बी बराबर भी 1 है, डी ए बी बराबर भी 1। तो हमको मिल गया डी ए बराबर डी ए बी। हमको प्रूव करना था कि डी ए इज लेस देन इक्वल टू डी ए बी, तो हमने उसका एक पार्ट प्रूव कर दिया कि डी ए इज इक्वल टू डी ए बी। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ यूक्लिडियन रिंग हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब फिर से आते हैं, बी चूंकि नॉन जीरो एलिमेंट है एफ का, तो इसका मतलब बी का इन्वर्स भी एफ में एग्जिस्ट करेगा, और हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए इंटू बी इन्वर्स इंटू बी। तो एक दैट सिंपल ए इक्वल टू ए बी इनवर्स बी प्लस 0 लिख सकते हैं। ए बी इनवर्स को हमने मान लिया टी, तो ये हो गया टी बी प्लस आर, जहाँ पे आर का वैल्यू क्या है 0 है, और 0 एफ का एलिमेंट होता है। तो हैंस कंबाइनिंग, इसका मतलब ये क्या हो गया डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यानी बी से जब ए को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, जहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा आइदर 0 होगा या तो उसका पॉजिटिव पार्ट बी के पॉजिटिव पार्ट से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिमाइंडर जो है वो 0 है। हैंस कंबाइनिंग ऑल द कंडीशन वी कैन से दैट F plus dot is an Euclidean ring. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवरी आइडियल इज ए यूक्लिडियन डोमेन, एवरी आइडियल इन ए यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल। यानी यूक्लिडियन डोमेन में जो भी आइडियल होगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा। या दूसरे तरीके से हम लोग इसको ऐसे भी प्रूव को पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, एवरी यूक्लिडियन रिंग या डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। डोमेन भी हो सकता है या रिंग भी हो सकता है, यानी एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो सकता है, या एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके पहले आइडियल का डेफिनेशन, रिंग का डेफिनेशन और प्रिंसिपल आइडियल का डेफिनेशन वगैरह मालूम होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हमने मान लिया कि R प्लस डी जो है वो कोई यूक्लिडियन रिंग है या यूक्लिडियन डोमेन, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। और जनरली यूक्लिडियन डोमेन या रिंग को R प्लस डी से डिनोट किया था, जहाँ पे डी जो है वो क्या है वैल्यूएशन है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट R इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन या प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो हमको मालूम है कि कोई भी रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाता है अगर उसका जितना भी आइडियल हो वो सबका सब प्रिंसिपल आइडियल हो। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है कि फॉर दिस वी हैव टू शो दैट एवरी आइडियल ऑफ आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल। तो आर को हमको प्रूव करना है कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग या प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इसका मतलब आर में जितना भी आइडियल होगा वो हमको दिखाना है कि वो क्या है प्रिंसिपल आइडियल है। तो अब हमने मान लिया कि एस जो है वो कोई आर्बिट्री आइडियल है आर का। अब मेरा काम है कि ये प्रूव करना कि S जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है। तो अब दो पॉसिबिलिटी है, यदि S बराबर 0 हुआ तो ऑब्वियसली है कि S इज एन आइडियल जनरेटेड बाय 0 होगा। S एक आइडियल होगा जो 0 से जनरेटेड होगा। प्रिंसिपल आइडियल का डेफिनेशन आपको मालूम है, कोई भी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल कहलाता है अगर कोई पार्टिकुलर एलिमेंट उसको जनरेट करता हो। तो S अगर 0 है इसका मतलब उसके पास सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो इसका मतलब 0 उसको जनरेट कर रहा है। तो वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है if S equal to 0 then we can say that S is an ideal generated by 0, that is S equal to generated by 0, hence S is principal ideal of R, और हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। लेकिन ये कब, जब S equal to हमने 0 लिया। अब हम मान लेते हैं S नॉट इक्वल टू 0, यानी S के पास सिर्फ 0 नहीं है बल्कि 0 के अलावा भी कुछ एलिमेंट है। चूंकि S 0 नहीं है इसका मतलब इसके पास में कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा।
तो वही लिखा हमने, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट इन एस। तो हमने मान लिया कि बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है एस का और सच दैट डी बी इज मिनिमल। तो अगर उसके पास नॉन जीरो मतलब कोई पॉजिटिव एलिमेंट है तो हमको मालूम है कि अगर पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसका मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा और निगेटिव में मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे लेट बी इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एस, चूंकि एस के पास में कोई नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो हमने मान लिया बी एक नॉन जीरो एलिमेंट है एस का और वो इस तरह से है कि डी बी इज मिनिमल है। डी बी मिनिमल का मतलब हुआ कि उसके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका वैल्यूएशन यानी पॉजिटिव पार्ट जो है वो डी बी के पॉजिटिव पार्ट से छोटा हो जाए। तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, सिंस डी बी इज मिनिमल, डी बी मिनिमल है इसका मतलब हुआ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट से सी, यानी आर के पास में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, सॉरी एस के पास कोई भी एलिमेंट सी ऐसा नहीं है जिससे कि डी सी लेस देन डी बी हो जाए। ऐसा कोई भी एलिमेंट उसके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी डी बी जो है वो मिनिमल वैल्यू हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमको प्रूव करना है कि एस इज जनरेटेड बाय बी, एस इज जनरेटेड बाय बी, एस को बी जनरेट करा है, सबसे मिनिमल एलिमेंट हमने बी को ही लिया है। अब हम मान लेते हैं ए कोई एस का आर्बिट्री एलिमेंट है, चूंकि ए एस का एलिमेंट है तो ओबियस है ए आर के पास भी होगा। ए अगर आर के पास होगा तो आर जो है वो यूक्लिडियन रिंग है तो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेगा। तो जब बी से हम डिवाइड करेंगे ए को तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर। हमने यहाँ पे टी के बदले में क्यू लिख दिया है, आप टी भी लिख सकते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे या तो आर का वैल्यू 0 होगा या तो डी आर जो होगा डी बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लिया हो रहा है कि अगर ए एस का एलिमेंट है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जिसमें से या तो आर 0 होगा या तो डी आर डी बी से छोटा होगा। अब हम लोग मान लेते हैं इनमें से एक पॉसिबिलिटी, सॉरी उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पे कि Q जो है वो R का एलिमेंट है, B S का एलिमेंट है। तो ओबियस है बी क्यू क्या होता है, S का एलिमेंट है, ये आइडियल का प्रॉपर्टी है। तो बी क्यू S का एलिमेंट है, A तो ऑलरेडी S का एलिमेंट है ही, तो A माइनस बी क्यू भी क्या होगा, S का एलिमेंट होगा, क्योंकि S आइडियल है तो क्लोजर लॉ तो होल्ड करेगा ही करेगा। बी क्यू एलिमेंट है तो एडिटिव इनवर्स और माइनस बी क्यू तो क्लोजर लॉ और एडिटिव इन्वर्स वाले प्रॉपर्टी को कंबाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये समझ में आना चाहिए, बहुत इजी चीज़ है। तो ए माइनस बी क्यू अगर आप इक्वेशन 1 से देखेंगे तो ए माइनस बी क्यू किसके बराबर है, आर, यानी आर एस का एलिमेंट है। तो अगर आर एस का एलिमेंट है तो यहाँ पे डी आर जो है वो डी बी से छोटा हो रहा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि एस के पास कोई भी एलिमेंट सी नहीं होगा जिससे कि डी सी डी बी से छोटा हो जाए। लेकिन यहाँ पे आर जो है वो एस के पास एक एलिमेंट है जिससे कि डी आर जो है वो डी बी से छोटा हो रहा है, तो ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये संभव तभी है जब आर का वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो यहाँ वही लिखा हम लोगों ने कि सिंस आर बिलोंग्स टू एस, आर जो है एस का एलिमेंट है, तो दैट्स एम्प्लॉय डी आर इज लेस देन डी बी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डी बी जो है हमारा मिनिमल एलिमेंट है, मिनिमल वैल्यू है। हैंस ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ए बराबर हमको मिलेगा बी क्यू। तो हियर वी सी दैट ए बिलोंग्स टू एस आर्बिट्री, यानी ए अगर एस का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है तो ए बराबर बी क्यू हो गया। मतलब ए को हम बी के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, और ए चूंकि आर्बिट्री एलिमेंट है तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि सारे एलिमेंट के लिए सही है, एस के सारे एलिमेंट के लिए। दैट सिंप्लाई वही लिखा हमने, ए को बी क्यू, दैट सिंप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ एस कैन बी रिटर्न एज ए मल्टीपल ऑफ बी, एस के सारे एलिमेंट को हम बी के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब जो है वो बी जो है वो एस को जनरेट कर रहा है, यानी एस का सारा एलिमेंट जनरेटेड बाय बी है। तो वही लिखा हमने, दैट सिंप्लाई एस इज बी एस को जनरेट कर रहा है, इसका मतलब एस जो एक प्रिंसिपल आइडियल होगा, और एस एक प्रिंसिपल आइडियल हो गया आर का, और एस जो है वो एक आर्बिट्री, बट एस इज आर्बिट्री आइडियल ऑफ आर, एस जो है आर का आर्बिट्री आइडियल था। इसका मतलब एवरी आइडियल ऑफ आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल विच प्रूव्स द थ्योरम। होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, और अच्छा क्वेश्चन है और टफ नहीं है, आसान है, इसको ईजिली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रगति पब्लिकेशन में देखेंगे, गोयल गुप्ता का थ्योरम नंबर 8 करके है। थ्योरम है हमारा, एन आइडियल एस जनरेटेड बाय इज मैक्सिमल आइडियल इफ यूक्लिडियन रिंग आर, सॉरी
an ideal S generated by A is maximal ideal of the Euclidean ring R if and only if A is prime element of R। यानी अगर कोई आइडियल है, यूक्लिडियन रिंग का कोई आइडियल S जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा अगर जो उसको जनरेट कर रहा है वो एक प्राइम एलिमेंट हो। इसी को दूसरे को तरीके से लिखा गया है, एन आइडियल S ऑफ यूक्लिडियन रिंग R इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ S इज जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट ऑफ R। यानी S को कोई ना कोई R का प्राइम एलिमेंट जनरेट करता हो तो S जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा। ये क्वेश्चन है और इसका कन्वर्स पार्ट भी। तो चलिए देखते हैं दोनों चीज़ को, एक क्वेश्चन को भी देखते हैं और इसके कन्वर्स पार्ट को भी देखते हैं। तो प्रूफ देखते हैं पहले इसका। हमने मान लिया कि R प्लस D जो है वो कोई यूक्लिडियन रिंग है। हमने मान लिया कि S जो है वो एक आइडियल है R का जनरेटेड बाय ए को द्वारा जनरेट हो रहा है वो। तो हमको प्रूव करना है S मैक्सिमल होगा इफ एंड ओनली इफ A इज प्राइम एलिमेंट ऑफ R। S मैक्सिमल होगा अगर A जो है वो प्राइम एलिमेंट हो एंड कन्वर्स। तो पहले मान ले रहे हैं कि S जो है मैक्सिमल आइडियल है R का। तो हमने मान लिया कि S जो है मैक्सिमल आइडियल है R का, तो हमको प्रूव करना है कि A इज प्राइम एलिमेंट ऑफ R। A जो है वो एक R का प्राइम एलिमेंट होगा। तो चूंकि S आइडियल है R का और अभी हमने प्रूव किया है कि R जो है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, इसका मतलब S जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होगा R का, क्योंकि यूक्लिडियन रिंग जो होता है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अभी हमने क्वेश्चन ड्राइव किया है कि R का जितना भी आइडियल होगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा, क्योंकि R खुद में एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, यूक्लिडियन रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। हमको प्रूव करना है कि A प्राइम एलिमेंट है R का। तो जस्ट उल्टा मान ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट A इज नॉट ए प्राइम एलिमेंट ऑफ R। A जो है A का R का प्राइम एलिमेंट नहीं है। तो A R का प्राइम एलिमेंट नहीं है तो ओबियस हम A को लिख सकते हैं B इंटू सी, यानी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं B इंटू सी, जहाँ पे नाइदर B नॉर C इज यूनिट ऑफ R। तो B और C दोनों में से कोई भी R का यूनिट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको आगे हम लोग और बढ़ाएं। इसके पहले यूनिट और एसोसिएट दो का डिफरेंशन देख लीजिए। पहले यूनिट हमारा है कि कोई भी एलिमेंट A R का अगर कोई एलिमेंट है तो ये यूनिट कहलाता है अगर A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो R में, या ऐसे बोल सकते हैं A जो है वो R का यूनिट कहलाएगा अगर A इंटू बी बराबर 1 हो जाए, यानी A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। और एसोसिएट में कि कोई भी A एंड B कोई नॉन जीरो एलिमेंट है R का, तो दोनों एक दूसरे का एसोसिएट कहलाता है अगर दोनों एक दूसरे को डिवाइड करता हो, यानी A अगर B को डिवाइड करता हो या B या नहीं एंड A B को डिवाइड करता हो B A को डिवाइड करता हो, ये तो दोनों एक दूसरे को एसोसिएट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हैं 5 और -5 एसोसिएट है, तो 5 -5 को डिवाइड करता है -5, 5 को डिवाइड करता है 7 -7 को डिवाइड करता है 6 -6 को डिवाइड करता है, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करता है, तो ये दोनों एसोसिएट कहलाता है। तो वापस आते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चंस पे। तो चूंकि यहाँ पे A प्राइम एलिमेंट हमने मान लिया कि A जो है वो प्राइम एलिमेंट नहीं है R का, A इज नॉट ए प्राइम एलिमेंट, हैंस वी कैन राइट A इक्वल टू बी सी, जहाँ पे B और C दोनों में से कोई भी यूनिट एलिमेंट R का नहीं है। या आप इससे समझिए कि आप इसको 1 के भी समझ सकते हैं। आप यूनिट में कन्फ्यूजन हो रहा था, अभी आप क्वेश्चन समझने के लिए ये समझिए कि B और C में से कोई भी 1 नहीं है। अगर 1 हो गया तब तो मान लीजिए C 1 है तो A बराबर B हो गया, यानी एक ही ये है। चूंकि A इक्वल टू बी सी है तो ऑब्वियस है कि B जो है वो A को डिवाइड करेगा। नंबर थ्योरी में से B उसका एक क्या हो गया, पार्ट हो गया, एक फैक्टर है, तो B A को डिवाइड करेगा, B जो A को डिवाइड करेगा। B चूंकि A को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब A बराबर बी सी भी है, तो यहाँ पे इससे भी आप देख सकते हैं इसका मतलब B जो है वो A को जनरेट कर रहा है, यानी B जो है वो A को जनरेट कर रहा है, यानी A को जनरेट जो A जिसको जिसको जनरेट करा उसको भी B क्या करेगा, जनरेट करेगा, क्योंकि A का मल्टीपुल जो भी होगा उसको भी तो डिवाइड करेगा ना। B अगर A को डिवाइड कर रहा है तो B जो है वो A के मल्टीपुल को भी डिवाइड करेगा। तो वही हमने लिखा है, इसका मतलब एलिमेंट जनरेटेड बाय A इज सबसेट ऑफ जनरेटेड बाय B, और ये दोनों तो R का सबसेट होता है। जनरेटेड बाय A का मतलब क्या हुआ, जनरेटेड बाय A का मतलब हुआ कि A का मल्टीपुल M इंटू A। तो अगर B जो है वो A को डिवाइड कर रहा है तो A का जो मल्टीपुल होगा उसको भी डिवाइड करेगा, यानी A जिसको जिसको जनरेट करा सबको B
डिवाइड करेगा मतलब सबको बी जनरेट करेगा। इसका मतलब वही हुआ कि एक सेट जनरेटेड बाय ए इज सबसेट ऑफ सेट जनरेटेड बाय बी, और दोनों चूंकि आर का सबसेट है तो आर का सबसेट होगा ही होगा। जनरेटेड बाय ए को हम लोग एस हमने माना हुआ है कि एस इज जनरेटेड बाय ए, स्टार्टिंग में हमने माना हुआ है। इसका मतलब एस जो है वो सबसेट हो गया बी का, और बी तो सबसेट जनरेटेड बाय बी, और ये सबसेट हो गया आर का। तो अब यहाँ पे चूंकि एस मैक्सिमल है, हमने माना हुआ कि एस मैक्सिमल है, तो अब दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो एस बी के बराबर होगा जनरेटेड बाय बी, या जनरेटेड बाय बी सेट जो है वो आर के बराबर होगा। तो अब एक एक करके दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं। दो पॉसिबिलिटी हुआ, या तो एस इक्वल टू सेट जनरेटेड बाय बी, और आइदर जनरेटेड बाय बी इक्वल टू आर। तो पहले हम मानते हैं इफ एस इक्वल टू जनरेटेड बाय बी, एस बी के बराबर है, तो अभी ऐसे दो सेट अगर बराबर है तो दोनों एक दूसरे का सबसेट कहलाता है। ए और बी अगर दो सेट है, दोनों इक्वल है, तो ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि सेट जनरेटेड बाय बी इज सबसेट ऑफ जनरेटेड बाय ए मतलब क्या है, एस हुआ यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी का मल्टीपुल जो है वो ए के मल्टीपुल का सबसेट होगा, ऑब्वियस है। इसका मतलब बी जो है वो ए का एलिमेंट होगा जनरेटेड बाय ए का। इसका मतलब बी जो है वो जनरेटेड बाय ए है का एलिमेंट है। इसका मतलब बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू समथिंग, क्योंकि जो भी ए जिसको भी जनरेट कर रहा है वो ए इंटू समथिंग होगा। तो बी बराबर क्या होगा, ए एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दैट सिमिलर बी बराबर क्या होगा, ए बराबर हमने पहले से माना हुआ, ए बराबर क्या हमारा बी सी। तो एक बोले हमने बी सी लिख दिया, बी सी इंटू एक्स, इधर लेके आगे बी कॉमन लिया हमने, 1 माइनस सी एक्स इक्वल टू जीरो। ओबियस है बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो 1 माइनस सी एक्स बराबर जीरो, दैट सिंप्लाई सी एक्स इक्वल टू 1। तो दैट सिंप्लाई हो गया हमारा सी एक्स इक्वल टू 1 हो गया हमारा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सी एक्स इक्वल टू 1 है, सी एक्स इक्वल टू 1 है। तो अभी आपने डिफिनेशन देखा था यूनिट का कि ए इंटू बी बराबर 1 अगर हो गया तो इसका मतलब ए का इन्वर्स बी है। इसका मतलब सी एक्स बराबर 1 हो गया, तो सी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब सी जो है वो क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो इसका मतलब वही लिखा हमने, सी है जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर, सी एक्स बराबर 1 है तो इसका मतलब सी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसका मतलब सी जो है एक यूनिट हो गया आर का, जो कि कंट्राडिक्शन दे रहा है, क्योंकि हमने माना हुआ है कि सी बी और सी दोनों में से कोई भी ए का यूनिट नहीं है। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 के पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने ए इज नॉट ए प्राइम, हैंस वी कैन राइट ए इक्वल टू बी सी वेयर नाइदर बी नॉर सी यूनिट ऑफ आर। तो हमने पहले मेंशन किया हो बी और सी में से कोई भी आर का यूनिट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सी जो यूनिट ऑफ आर मिल गया। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन दे रहा है, सी इज नॉट यूनिट ऑफ आर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हम एजम्पशन था, हमने जो ये माना था, कंडीशन लेके चले थे कि एस इक्वल टू सेट जनरेटेड बाय बी, ये बराबर नहीं होगा। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कि बी इक्वल टू आर अगर हो तो, विच गिव्स ए कंट्राडिक्शन बिकॉज सी इज कंट्राडिक्शन ऑन दैट सी इज नॉट ए यूनिट ऑफ आर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लेते हैं b इक्वल टू आर हो जाए, तो b इक्वल टू अगर r हो जाए तो 1 तो हमको मालूम है r का एलिमेंट होता है। तो 1 अगर r का एलिमेंट है, r b के बराबर है जनरेटेड बाय b, तो ओबियस है कि 1 भी इसका एलिमेंट होगा। तो 1 अगर इसका एलिमेंट है तो b के मल्टीपल के रूप में लिखाएगा, तो 1 बराबर बी वाई होगा। तो बी वाई बराबर 1 हो गया, या वाई बी बराबर बी वाई बी कम्यूटेटिव होता है मालूम है। तो बी वाई बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब b जो है क्या हो गया, यूनिट हो गया r का, विच अगेंस्ट गिव्स ए कंट्राडिक्शन, वो फिर से कंट्राडिक्शन दे रहा है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी था, हमने पहले मान लिया कि a प्राइम नंबर नहीं है, a प्राइम नंबर नहीं है तो a इक्वल टू बी सी हो गया, जहाँ पे b और c यूनिट ऑफ r है, यूनिट ऑफ r नहीं है। तो जब हम आगे प्रोसीड किए तो हमको दो ऑप्शन मिला, s इक्वल टू b और b इक्वल टू आर, और दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर अगर हम बढ़ रहे हैं एक करके तो दोनों में कंट्राडिक्शन दे रहा है। इसका मतलब दोनों का दोनों पॉसिबिलिटी गलत है। इसका मतलब ये गलत क्यों आया, क्योंकि हमने जो माना था स्टार्टिंग में वो गलत माना था। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस वी कैन से दैट ए इज प्राइम एलिमेंट ऑफ आर। यानी हमने जो माना था कि ए इज नॉट ए प्राइम एलिमेंट ऑफ आर, वो गलत माना था। ए जो है वो प्राइम एलिमेंट ऑफ आर होगा। कन्वर्स पार्ट इसका देखते हैं। मान लिया कि एस जो है वो कोई आइडियल है जनरेटेड बाय ऑफ आर, जहाँ पे ए जो है वो प्राइम एलिमेंट ऑफ आर है। ए को हमने प्राइम एलिमेंट मान लिया। तो अब हमको प्रूव करना है कि एस इज मैक्सिमम। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एस इज मैक्सिमल। तो मान लेते हैं टी कोई आइडियल है आर का,
इस तरह से है कि S इज सबसेट ऑफ T और T जो है वो सबसेट ऑफ R है। चूंकि S और T दोनों आइडियल है R का, तो ओबियस है कि दोनों S और T दोनों क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा R का। तो अब हम मान लेते हैं कि लेट T इक्वल टू 1 फॉर सम T बिलोंग्स टू R। तो सिंस S इज सबसेट ऑफ, ये सॉरी 1 नहीं, ये T है, T इक्वल टू मतलब T जो आइडियल है वो जनरेटेड बाय स्मॉल t है फॉर सम T बिलोंग्स टू R। देखिए यहाँ पे हम S को प्रूव करना है मैक्सिमल, तो मैक्सिमल का हमारा डिफिनेशन होता है कि S जो है वो R का मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा अगर S से बड़ा कोई आइडियल R के पास नहीं हो, और अगर T कोई S से बड़ा आइडियल मतलब S का सारा एलिमेंट कंटेन करता है, तो इसका मतलब T या तो R के बराबर होगा या तो T S के बराबर होगा, ये प्रूव करना है हमको। तो S जो है वो मैक्सिमल तभी होगा जब S या तो T के बराबर हो जाए या T R के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे चूंकि S जो है वो सबसेट है T का, तो ओबियस है कि S को जनरेट कर रहा है A और T को जनरेट कर रहा है T, तो ये भी T का सबसेट होगा। तो ओबियस है कि A क्या एलिमेंट हो जाएगा जनरेटेड बाय T का, तो T के मल्टीपल के रूप में A को हम लिख सकते हैं, तो A बराबर T क्यूब फॉर सम Q बिलोंग्स टू R, जहाँ पे T जो है ना तो यूनिट है R का और ना T इज एसोसिएट ऑफ A। दैट सिंपल आइदर T इक्वल टू T इज, जहाँ पे T जो है या तो यूनिट होगा R का या एसोसिएट होगा A का। तो T अगर यूनिट हो गया तो यूनिट को अभी आप एक मान के समझेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो T इक्वल टू अगर 1 हो गया तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से Q हो जाएगा। तो दैट सिंपल T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T बराबर यूनिट अगर हो गया तो इसका मतलब 1 जो है तो सबको जनरेट करेगा ना, तो R का जितना भी एलिमेंट है वो सबको जनरेट कर देगा, इसका मतलब T बराबर क्या हो जाएगा R का। और T अगर एसोसिएट हो गया A का, तो एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो T अगर A को डिवाइड कर रहा है, A अगर T को डिवाइड कर रहा है, तो ओबियस है T और A दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे T को हम लोग कैपिटल T लिख सकते हैं, जनरेटेड बाय T, और R तो R है, यानी T बराबर R होगा या T बराबर S होगा। दैट सिंपल S इज मैक्सिमल। तो चलिए जल्दी से हम लोग डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी हम यूनिट और एसोसिएट का देख चुके हैं, अब यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम को देख लेते हैं। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है, इफ A इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ यूक्लिडियन रिंग R सच दैट A इक्वल टू P1 P2 डॉट PM इक्वल टू Q1 Q2 डॉट Qn लिख सकते हैं, जहाँ पे Pi और Qj जो है R प्राइम एलिमेंट ऑफ R है। तो हमको प्रूव करना है कि M इक्वल टू N होगा या और Pi एसोसिएट होगा Qj का और Qj एसोसिएट होगा Pi का। तो यहाँ पे यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है कि अगर A कोई नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग का और A को प्राइम फैक्टराइजेशन के दो डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में अगर आप लिख सकते हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ प्राइम नंबर जो होगा इक्वल होगा, और दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन में जो प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर आपस में एक दूसरे के बराबर होगा, या मतलब एसोसिएट होगा एक दूसरे का, मे नॉट बी इन सेम ऑर्डर। तो वही लिखा है कि आइदर M इक्वल टू N एंड M इक्वल टू N एंड एवरी Pi इज एसोसिएट ऑफ सम Qj एंड इच Qj इज एसोसिएट ऑफ सम Pi। तो हमने मान लिया कि R प्लस D एक कोई यूक्लिडियन रिंग है, तो मान लेते हैं A कोई R का एक एलिमेंट है जिसको हम लिख सकते हैं A इक्वल टू P1 P2 डॉट PM एंड Q1 Q2 डॉट Qn, जहाँ पे Pi एंड Qj दोनों क्या है, प्राइम एलिमेंट ऑफ R है। तो हमको प्रूव करना है, पहला प्रूव करना है कि M इक्वल टू N होगा या M इक्वल टू N होगा, यानी दोनों में नंबर ऑफ प्राइम नंबर इक्वल होगा, और दूसरा कि Pi इज एन एसोसिएट ऑफ Qj, Pi जो है Qj को एसोसिएट होगा, एंड एवरी Qj इज एन एसोसिएट ऑफ सम Pi, दोनों एक दूसरे को एसोसिएट होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेगा, सिंपल सा चीज़ है। अब यहाँ से ले रहे हैं हम लोग इक्वेशन 1 से, दोनों का आपस में इक्वल किया, तो हमने P1 P2 डॉट PM बराबर हो गया Q1 Q2 डॉट Qn। तो हियर वी सी दैट, तो ऑब्वियस है कि P1 जो है इसका एक फैक्टर है, तो P1 क्या करेगा, Q1 Q2 डॉट Qn को डिवाइड करेगा। चूंकि P1 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इनमें से किसी एक को ही डिवाइड करेगा ये P1। तो वही लिखा हमने, बट P1 इज प्राइम हैंस P1 मस्ट डिवाइड एग्जैक्टली 1 Qj, इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोगों ने मान लिया, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं, लेटर सपोज दैट
P1 डिवाइड्स Q1, P1 जो है Q1 को डिवाइड कर रहा है, तो बट P1 एंड Q1 दोनों प्राइम नंबर है और P1 जो है वो Q1 को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली Q1 भी P1 को डिवाइड करेगा और दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P1 एंड Q1 मस्ट बी एसोसिएट। वही लिखा हमने कि बट P1 एंड Q1 बोथ आर प्राइम, हैंस P1 एंड Q1 मस्ट बी एसोसिएट, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, एसोसिएट होगा। हैंस वी कैन राइट Q1 बराबर U1 इंटू P1, जहाँ पे U1 जो है हमारा क्या है, U1 जो हमारा क्या है, U1 इज यूनिट एलिमेंट ऑफ R है। यूनिट एलिमेंट 1 भी आप मान के चल सकते हैं, थोड़ा या सिंबल होगा 1 - 1, यूनिट एलिमेंट ऑफ R। तो Q1 के बदले में UP1, तो इक्वेशन 2 में Q1 का वैल्यू डाल देंगे, तो इधर हो गया P1 P2 डॉट डॉट PM, Q1 के बदले में आ गया U1 इंटू P1, बाकी Q2 की डॉट डॉट आ गया, P1 P1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, इधर बच रहा है P2 P3 डॉट डॉट PM, इधर बच रहा है U1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1। और स्टार्टिंग में हमने केस लिया हुआ था, यहाँ पे हमको ध्यान नहीं रहा डिस्कस करने में, हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि लेट M इज लेस देन, तो हमको प्रूव करना है M इक्वल टू N, तो हमने मान लिया M जो है वो N से छोटा है, तो M जो है वो N से छोटा है, मतलब M अगर 4 है यानी P में 4 टर्म्स है, तो N मान लीजिए 6 टर्म्स है यानी 2 ज़्यादा है। तो अगर इसी प्रोसेस को अगर हम M टाइम्स रिपीट कर देंगे तो इधर में सारा P खत्म हो जाएगा, क्योंकि M टाइम्स रिपीट करने से सारा P खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि N बड़ा है तो इधर में कुछ टर्म बचा रहेगा, तो यहाँ ये बचेगा हमको 1 इक्वल टू U1 U2 डॉट डॉट UM, सब में हमको एक एक यूनिट मिलेगा, उसके बाद बचेगा QM+1 QM+2 डॉट डॉट QN, वेयर UI इज यूनिट एलिमेंट ऑन R। तो हमको मालूम है कि प्राइम नंबर को यूनिट को आप छोड़, यूनिट का प्रोडक्ट 1 हो भी सकता है, लेकिन प्राइम नंबर को किसी यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट 1 नहीं हो सकता। वही मेंशन किया है हम लोगों ने कि बट वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड यूनिट एलिमेंट कांट बी इक्वल टू 1, हैंस M लेस देन N इज नॉट पॉसिबल, यानी M कैन नॉट बी लेस देन N। तो हमने M लेस देन N जब लिया था तो हमने दिखा दिया कि M जो है N से छोटा नहीं है। सिमिलरली वी कैन शो दैट, हम शो कर सकते हैं M जो है वो N से बड़ा भी नहीं होगा बाय इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ Pi एंड Q, जैसे हमने लिया था वहाँ के P1 डिवाइड कर रहा है, उल्टा भी ले सकते हैं कि Q1 डिवाइड कर रहा है P1 P2 डॉट डॉट को। हैंस ओनली पॉसिबिलिटी है M N से छोटा भी नहीं है, M N से बड़ा नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि M और N आपस में इक्वल होगा। तो ये हो गया, और ऑलरेडी हम उसको प्रूव करने के चक्कर में हम लोग प्रूव कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट Pi एंड QJ आर एसोसिएट ऑफ ईच अदर, हैंस द थ्योरम। थैंक यू।